नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के हमारे प्राइम एजेंडा में होंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे स्टैम्पेड हो गया है, तो यहाँ पे एनडीएमए गाइडलाइंस देखते हैं कि क्या हमारी एनडीएमए कहती है स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। पंचायती राज डेवोल्यूशन का इंडेक्स सामने आया है और डिफरेंट स्टेट्स की रैंकिंग है वहाँ पे, तो उसको समझा जाएगा यहाँ पे। और स्टबल बर्निंग को लेके नई कुछ फाइंडिंग्स हैं, उसको समझेंगे कि कैसे दिल्ली की प्रॉब्लम के लिए डायरेक्टली स्टबल बर्निंग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि भाई आप गलत जगह जो है थोड़ा ध्यान लगा रहे हो, सही जगह लगाइए, तो उस चीज़ को समझेंगे यहाँ पे। और प्रेसिडेंट रूल से जुड़ी बात समझेंगे, मणिपुर में लगाया था, तो आज संडे के दिन द हिंदू ने इसको थोड़ा सा डिटेल में कवर किया है और इसको हम लोग समझेंगे, पीवाईक्यू भी देखेंगे। और यूक्रेन के अंदर क्या प्लानिंग चल रही है, अब ये वॉर ख़त्म होगा, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट बार बार कह रहे हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स अगर बैकग्राउंड से पीछे से कोई अगर डील बनाने की सोच रहा है तो वो चीज़ उनको एक्सेप्टेबल नहीं होने वाली है। तो इन स्टडीज़ के बीच आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो फ्रंट पेज पे अगर आप देखें तो वी नो दैट देर इज़ समथिंग बैड हैपनिंग। तो जैसे समझेंगे द हिंदू के अंदर, अब पहली चीज़ आपको समझनी है कि 116 डिपोर्टीज आने वाले हैं यूएस से, दूसरा बैच आने वाला है। पंजाब के अंदर एक इसको पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश की जा रही है कि वाई आर दे लैंडिंग इन पंजाब। तो दैट इज़ अ बिग इशू हेयर, बहुत बड़ा इशू ये बन सकता है यहाँ पे, बिकॉज यू आर हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे। कुंभ के रश के कारण 15 लोग जो हैं वो मर गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग हेयर, ऑलवेज देर इज़ अ न्यू लर्निंग। क्राउड मैनेजमेंट में हर बार न्यू लर्निंग आ रही है। देखिए अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि कोऑर्डिनेशन की हमें कमी नज़र आती दिख रही है। देखो 2013 के अंदर एक बार स्टैम्पेड हुआ था, तो उस टाइम पे भी रेलवे स्टेशन पे स्टैम्पेड हुआ था वो। ठीक है, तो दिक्कत ये है कि आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो आपका बाहर रेलवे स्टेशन के बाहर संभालेगा, रेलवे स्टेशन के अंदर कैसे कोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि दोनों एंटिटीज़ अलग अलग हैं, अलग अलग वहाँ पे रेलवे पुलिस का सिस्टम भी अलग होता है। और वही दिक्कत यहाँ पे नज़र आई है। अब देखो कुंभ मैनेजमेंट जो प्रयागराज में चल रहा है उसके लिए अच्छा अरेंजमेंट होगा, ठीक, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए प्रिपरेशन करके रखता है। लेकिन जो नई दिल्ली में हो रहा है अब उसको कैसे कोऑर्डिनेट करें, कोई भी ये एंटिसिपेट नहीं कर सकता कि भाई उसकी समस्या नई दिल्ली से भी शुरू हो सकती है। तो ये तो हमारे यहाँ पे ये आप समझ लीजिए कि ये नॉर्मल प्रॉब्लम बता रहा है जो इंडियन रेलवेज की होती है। बिकॉज वेन एवर देर इज़ दिस फेस्टिव सीजन, जब भी जो है कोई दिवाली या कोई और त्यौहार होता है उस समय अक्सर भीड़ इसी तरीके से बढ़ती है यहाँ पे। तो ये उस चीज़ को दर्शा रहा है और यहाँ पे स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन हो गई कुंभ रश के कारण। ठीक है, अब रीज़न जो है हमें सबको मालूम होते हैं कि ओवर क्राउडिंग इज़ वन रीज़न। बहुत ही छोटे स्पेस के अंदर आप लोगों को कन्फाइन कर देते हो, उसको उनको अकोमोडेट करने की कोशिश करते हुए। लुक एट द सिचुएशन हियर, कैसे आप सिचुएशन देखिए यहाँ पे कैसी है। क्राउड मैनेजमेंट पुअर होता है। अब देखो इस सिचुएशन के अंदर तो देर विल बी नो वन विजिबल, कोई भी विजिबल नहीं होगा यहाँ पे पुलिस का, तो ये चीज़ समझने वाली है। अब उसके अंदर जब यू डोंट हैव अ पर्सन ऑन द ग्राउंड, आप कैसे उस चीज़ को मैनेज करेंगे, दैट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट हियर। इनसफिशेंट कंट्रोल है जिसकी वजह से क्राउड रिलेटेड इंसिडेंट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और रूमर और सडन थ्रेट या अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट उस वजह से पैनिक भी ट्रिगर होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट होती है ये गाड़ी इस प्लेटफॉर्म के बजाय दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो पब्लिक भागना शुरू कर देती है, उस चक्कर में भी गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। और नैरो और ब्लॉक्ड एग्जिट, यहाँ तो किसी को निकलने की जगह होगी ही नहीं, तो उस टाइप तरीके से प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके, एग्जिट पॉइंट्स है नहीं, रेलवे स्टेशन की जो प्लेटफॉर्म है उनकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। पब्लिक अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ सेफ मूवमेंट एंड बिहेवियर इन लार्ज गैदरिंग। तो पब्लिक इतने बड़े स्केल पे है यहाँ पे, आप कैसे स्मूथ मूवमेंट को एक्सपेक्ट करते हैं। बिकॉज देखिए जहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा जाती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, वहाँ पे रेलवे स्टेशन में ट्रेन बोर्ड करने के लिए जहाँ पे भीड़ भड़का होने का डर रहता है, वहाँ पे लाइन और क्यू सिस्टम बनाने के लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट किया हुआ है, लेकिन ये दिल्ली रेलवे स्टेशन पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं है।
तो ये गड़बड़ होती है कभी कभी, आपके पास जो है एडिक्वेट क्राउड मैनेजमेंट के सिस्टम्स अवेलेबल नहीं होते। फिर ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि भाई ये हादसा नई दिल्ली में हो जाएगा बिकॉज ऑफ द कुंभ विच इज़ हैपनिंग इन प्रयाग। तो ये कुछ गड़बड़ है जो हमें समझना है। तो ये फ्यूचर के लिए हमारे लिए लर्निंग होगी कि आपको कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना है। तो एनडीएमए गाइडलाइंस ऑलरेडी हैं यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कि पहले आप प्री इवेंट प्लानिंग कीजिए, रिस्क असेसमेंट कीजिए, ठीक है, पोटेंशियल हजार्ड और क्राउड सेफ्टी ऑडिट्स आपको करवाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप सभी स्टेशन का कराओ कि भाई उस स्टेशन की, उस प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी कितनी है। तो एक आइडिया तो होना चाहिए ना कि इससे ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं एक टाइम पे होने चाहिए। तो क्राउड मैनेजमेंट प्लान आपको बनाना है। ट्रेंड पर्सनल होने चाहिए क्राउड और सिक्योरिटी मैनेज करने के लिए। पाथवे क्लियर होना चाहिए, एग्जिट्स होने चाहिए, ठीक है। एग्जिट्स नहीं है तो भगदड़ मचेगी ही मचेगी। आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, सीसीटीवी कैमरास और पब्लिक एड्रेस सिस्टम आप लेके आ सकते हैं, क्राउड सेंसर्स आप लेके आ सकते हैं, ये सब आपको इंस्टॉल करने होंगे। मेडिकल एंड इमरजेंसी टीम बिल्कुल एकदम आपके यहाँ पे रेडी रहनी चाहिए, एम्बुलेंसेस होनी चाहिए वहाँ पे बिल्कुल। और अवेयरनेस कैंपेन आपको चलानी है, विजिटर्स को आपको एजुकेट करना होगा कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या हैं, इमरजेंसी प्रोसीजर्स भी आपको लेके आने पड़ेंगे अगर इस टाइप की कोई चीज़ हो जाती है कि एकदम से भीड़ बढ़ गई, तो उसके लिए आपको तैयार तो रहना है ना। तो मॉनिटर द क्राउड डेंसिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें देखना है। इवेंट जब हो रहा है उस दौरान आपको क्राउड डेंसिटी को बिल्कुल मैनेज करना होगा, मॉनिटर करना होगा। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लाउड स्पीकर्स का आप यूज़ कीजिए, साइन बोर्ड्स का आप यूज़ कीजिए, इमरजेंसी अलर्ट आप जारी कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, कंट्रोल्ड एंट्री एग्जिट होना चाहिए और ट्रेंड वॉलंटियर्स को आप डिप्लॉय कीजिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखो ये इंसिडेंट जो हैं ये फ्यूचर के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। वी हैव टू बी फ्यूचर रेडी, ओके। फ्यूचर रेडी इन द सेंस दैट समथिंग इज हैपनिंग इन प्रयागराज, उसका इम्पैक्ट दिल्ली के ऊपर कैसे पड़ रहा है उस चीज़ को आपको स्टडी करना है कि भविष्य में कोई ऐसा इवेंट होगा जहाँ पे इतने बड़े स्केल पे लोग आएंगे जाएंगे, तो वहाँ पे आपकी प्रिपरेशन अब दुरुस्त होनी चाहिए। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट लर्निंग दैट वी कैन ड्रॉ आउट ऑफ इट। अदरवाइज इस टाइप के इंसिडेंट इंडिया में होते रहेंगे, पास में भी हुए हैं, आगे भी बढ़ते रहेंगे। चलिए, तो पंचायती राज इंडेक्स के डेवोल्यूशन की बात करते हैं यहाँ पे। तो डेवोल्यूशन इंडेक्स के अंदर कर्नाटका टॉप पे है। अब एक चीज़ समझनी है, देखो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि हमारे यहाँ पे लोकल बॉडीज़ के साथ दिक्कत क्या है, वो 3F प्रॉब्लम हाईलाइट करते हैं कि इनके पास फंक्शंस इनको नहीं दिए जाते, इनको फंक्शनरीज असाइन नहीं किए जाते, ठीक है, और तीसरी चीज़ इनके पास फाइनेंसेस जो हैं वो नहीं होते हैं। तो डेवोल्यूशन एक तरीके से पावर को देने की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर कर्नाटका टॉप पे आया है। नाउ ओवरऑल स्कोर वाज 72.23 और काफ़ी इंडेसेस में जो है कर्नाटका ने अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे कि फाइनेंसेस को लेके, अकाउंटेबिलिटी को लेके, और कमेंडेबल परफॉर्मेंस ये बताई जा रही है। तो वाई दीज टाइप ऑफ रैंकिंग दे आर इम्पॉर्टेंट। देखिए ये रैंकिंग एक तरीके से ना कंपटीशन लेके आती है, और आप ये मान के चलिए कि इस टाइप का कंपटीशन इज़ वेरी गुड फॉर अस, ओके। स्टेट्स दे आर कंपीटिंग कि कैसे वो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को बेटर कर रहे हैं। तो अगर पंचायती राज सिस्टम आपका इंप्रूव हो रहा है तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी उससे अच्छी हो रही है, वो चीज़ हाईलाइट हो रही है। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग कि पंचायत को वहाँ पे ज़्यादा एक तरीके से पैसा और बाकी पावर्स जो हैं वो दी गई हैं। केरला नो डाउट ऑलवेज स्टेज इन द यू कैन से लाइमलाइट। काफ़ी केरला मॉडल बोला भी जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट पंचायती राज इंडेक्स, ओके। इस बार लेकिन कर्नाटका जो है वो टॉप पे रहा है। तमिलनाडु 3rd नंबर पे है, महाराष्ट्र 4th पे है, 5th इज यूपी एंड 6th इज गुजरात। So this has been the you can say score points related to the पंचायती राज सिस्टम here. Now ये एक समस्या भी है कि हम अभी भी यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जा पाए हैं पंचायती राज सिस्टम के। तो आपने 73rd 74th जो है अमेंडमेंट किया है, ठीक है। हमें लगा यही था कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आने के बाद एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी आएगी, बट स्टिल इम्प्लीमेंटेशन स्टेट वाइज परफॉर्मेंस डिफरेंट चल रही है। कुछ स्टेट्स वाकई अच्छा कर रहे हैं, लुक एट द सदर्न स्टेट्स, दे आर रियली डूइंग गुड हियर, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे। एंड नॉर्थ के अंदर अभी भी प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है। तो अलग अलग परफॉर्मेंस के अंदर अगर आप देखेंगे
तो फ्रेमवर्क में ओवरऑल रेगुलर इलेक्शन करवाना, वुमेन के लिए सीट रिजर्व करना, SC ST के लिए मतलब रिप्रेजेंटेशन देना, देन स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाना, उसके दुरुस्त तरीके से चलवाना। इन दैट केस केरला इज फर्स्ट, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, कर्नाटका तीसरे और चौथे नंबर पे हरियाणा है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं कि लोकल फंक्शंस पंचायत को दिए जाने की बात जिसमें आ रही है। सो हेयर तमिलनाडु इज फर्स्ट, कर्नाटका सेकंड नंबर पे है कि आपने फंक्शंस असाइन किए, ज़्यादा काम दिया उनको। ठीक है, देन वी हैव फाइनेंसेस के अंदर तो यहाँ पे कर्नाटका टॉप पे आ रहा है कि अच्छा खासा फंड इन्होंने जो है रिलीज़ किया है, और 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे जो है ये चीज़ हुई है, एंड दैट हैज़ बीन द पॉइंट दे आर मेकिंग हियर। अकाउंटेबिलिटी में अगेन कर्नाटका इज द टॉप परफॉर्मर। ओके, सोशल ऑडिट उन्होंने बहुत अच्छे से करवाए हैं यहाँ पे, ट्रांसपेरेंसी है, एंटी करप्शन मेजर भी वहाँ पे लिए हैं। देन यू टॉक अबाउट असाइनिंग द ऑफिशियल्स, तो ऑफिशियल्स काम करवाने के लिए देखो पंचायत तो आपने बनवा दी, लेकिन भाई पीछे से लोग तो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे ना। अब पंचायत के मेंबर्स खुद तो सड़कें बनाएंगे नहीं, तो यू हैव टू प्रोवाइड देम विद द फंक्शनरीज के केस में गुजरात जो है वो पहले नंबर पे है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पे, केरला तीसरे नंबर पे। ठीक है, और कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर ट्रेनिंग एंड ऑल द अरेंजमेंट, उसके अंदर तेलंगाना पहले नंबर पे है। लेकिन ओवरऑल जब इसको देखा गया देन कर्नाटका इज ऑन द टॉप। तो ये डेवोल्यूशन इंडेक्स की कहानी है, यहाँ पे कर्नाटका नंबर 1 चल रहा है अभी आज की डेट में, तो केरला नंबर 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सो दिस हैज़ बीन द पॉइंट दे आर मेकिंग। अब देखिए ये पंचायत का सवाल हो गया यहाँ पे, तो 2016 प्रीलिम्स में पूछा गया था, मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बी ए मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर्स। अच्छा, तो ये तो 21 साल होती है। ठीक है, ये तो हमें पता है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी। सेकंड कह रहा है कि ये पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द प्री मैच्योर रेजोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट, ये स्टेटमेंट ठीक है कि 5 साल से पहले अगर इलेक्शन हो जाता है, जरूरत पड़ती है, तो वो सिर्फ रिमाइंडर टाइम के लिए होगा, वो ये नहीं होगा कि वो एडिशनल 5 साल ऐड हो गए, नहीं, वो रिमाइंडर टाइम के लिए सिर्फ जो है वो एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद जो शेड्यूल बना हुआ है इलेक्शन का, दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज बीइंग हाईलाइटेड हियर। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल की। अब देखो, व्हेन कैन प्रेसिडेंट रूल बी इम्पोज्ड, ये एक आर्टिकल आया है यहाँ पे, और ये मेंस 2023 का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि अकाउंट फॉर द लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज ऑफ आर्टिकल 356। भी कैसे रिड्यूस हो गया प्रेसिडेंट रूल? पहले तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। तो मैं आपको बता दूं, देखिए स्टार्टिंग के अंदर 1952 में पहली बार इलेक्शन हुए थे, और 1967 तक का टाइम अगर आप देखते हो तो इट वाज कांग्रेस विच वाज डोमिनेटिंग इन यूनियन एज वेल एज इन स्टेट्स। ठीक है, दोनों में ही इनकी सरकारें बनती थी। तो उस केस के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ही कम हुआ करता था। ठीक है ना, हालांकि अपना जवाहरलाल नेहरू जी ने पंजाब में सबसे पहली बार ये जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था, 1950s में ही लग गया था, बट नॉट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। तो हुआ क्या 1967-68 के अंदर, लेकिन से सिचुएशन चेंज होने लगी। स्पेसिफिकली 1990 तक अगर आप देखेंगे तो सेंटर में तो देयर वाज कांग्रेस एंड देयर वर रीजनल पार्टीज दैट स्टार्टेड एमर्जिंग। तो रीजनल पार्टीज आ जाती हैं और कांग्रेस को चैलेंज करती हैं। यहाँ पे आर्टिकल 356 का यूज होना स्टार्ट हुआ। देन 90s के अंदर 92-93 में आया SR बोमई जजमेंट। ठीक, बोमई जजमेंट ने बिल्कुल क्राइटेरिया सेट कर दिया कि इतना रैंडमली आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्लस अगर आप देखें तो कोएलिशन पॉलिटिक्स उस समय स्टार्ट हो गई थी, मतलब अब रीजनल पार्टीज नाउ दे वर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन यूनियन। ठीक, तो वो यूनियन के अंदर पार्टिसिपेट करते थे, तो अब वो अपने स्टेट में थोड़ी ना प्रेसिडेंट रूल लगवाने देंगे। दिस वाज द डेवलपमेंट। तो ये पॉलिटिकल फैक्टर है, तो इस चीज को देखेंगे। लेकिन अगर आप देखें कि प्रेसिडेंट रूल लगाया किस प्रोविजन के अंदर है कि भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी आपके यहाँ पे फेल हो जाती है तो उस केस में आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट खुद अगर उनको लगता है कि ये टाइम आ गया प्रेसिडेंट रूल लगाने का, तो तब भी लगा सकते हैं, या गवर्नर की रिपोर्ट या इनपुट लेके भी लगाया जा सकता है। ठीक है, और पार्लियामेंट में इस पूरे प्रोक्लेमेशन को प्रेजेंट किया जाता है, और उसके बाद दोनों हाउसेस से उसे अप्रूव करवाना होता है। हर 6 महीने में आप उसे अप्रूव करवाते हो बोथ द हाउसेस से।
अगर वो प्रोक्लेमेशन दोनों हाउसेज से अप्रूव नहीं होता है तो 2 महीने के अंदर वो एक्सपायर कर जाएगा, ठीक है। फिर मैंने बताया 94 के अंदर एसआर बोमई जजमेंट आया जिसमें गाइडलाइन सेट की गई थी कि किस बेस पे आप प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे, ठीक है। दिस इज हाउ इट वाज डन। अब कॉमन जो ग्राउंड्स होते हैं जिनमें लगता है दैट इज मिलिटेंसी का कोई मामला है, जैसे मणिपुर के अंदर अभी हालात अच्छे नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा खराब हो गया, नो दो लॉ एंड ऑर्डर कैन नॉट बी द ग्राउंड, ओके। बट यहाँ सिचुएशन ऐसी बन गई है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी आपकी काम नहीं कर रही है, तो इसीलिए यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इम्पोजिशन की अगर आप बात करते हो तो प्रेसिडेंट रूल हैज़ बीन इम्पोज 135 टाइम्स अक्रॉस 35 स्टेट्स एंड यूटीज, ओके। पहली बार पंजाब में लगा था, मैंने बताया आपको, ठीक है। लॉन्ग टर्म केसेस की बात करें J&K में 15-15 साल तक लगा है, बहुत ज़्यादा हो जाता है ये, ओके। एंड दैट्स क्वाइट अ बिगर टाइम हियर। यूपी के अंदर प्रेसिडेंट रूल 10 बार लगा है और बहुत गवर्नमेंट्स के अंडर यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। ये इस तरीके से चला, रीज़न सिंपल से है, पॉलिटिकल वेंडेटा भी रीज़न है। जैसे जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो है टसल चलता था, वो एक दूसरे की सरकारों को गिराते रहते थे। दिस इज हाउ इट इज़। अब देखिए बोमई जजमेंट आने के बाद सिर्फ 30 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं, इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा है। उससे पहले बहुत बार 100 बार लग चुका था, ठीक है। तो पिछले आप ये मान के चलिए कि 30 साल के अंदर तो सिचुएशन जो है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। 30 साल में 30 बार ही लगा है सिर्फ, उससे पहले तो बहुत बार लगा करता था। अब रीज़न इसका सिंपल है कि भाई ऐसा क्यों हुआ है, तो रीज़न है आपका लैंडमार्क जजमेंट्स आ गए हैं यहाँ पे, जुडिशरी एक्टिव है, वो ऐसे लगने नहीं देती। क्योंकि प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात बनी थी जब अरुणाचल में लगाया गया था, उत्तराखंड में लगाया गया था, तो वहाँ पे उसको इमीडिएटली जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू कैंसिल करवा दिया गया था, ठीक है। सो दिस हैज़ हैपेंड हियर। पॉलिटिकल लैंडस्केप की बात करें, जैसा मैंने बताया कि कोलिशन पार्टी अब बनती है, कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, उस केस के अंदर आप अपने रीजनल पार्टनर्स को नाराज नहीं कर सकते। अब उनका से है ना यूनियन गवर्नमेंट के डिसीजन के अंदर, तो वो फैक्टर है पॉलिटिकल फैक्टर। देन कोलैबोरेटेड एंड कंसेंसस ड्रिवन अप्रोच, तो अभी हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ जा रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन, मीडिया, ये सब अब मायने रखता है, लोगों को पसंद नहीं आती इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। एंड देन देर इज दिस रिकग्निशन रिलेटेड टू द स्टेट ऑटोनॉमी, तो बिल्कुल सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज हुई है कि हमारे यहाँ पे लोगों की रीजनल एस्पिरेशन भी होती हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए। आप इस तरीके से प्रेसिडेंट रूल ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। एंड वी हैव अ फेडरल सिस्टम, तो उसके अंदर तो स्टेट ऑटोनोमस ही होते हैं, उस ऑटोनॉमी को आप कर्टेल नहीं कर सकते। और इंटरनेशनल प्रेशर भी होता है, बिकॉज अगर आप अननेसेसरीली प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं, दैट इज नॉट द डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस, वो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस में नहीं काउंट होगा। तो ऐसे बीच आपकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो है वो डेंट हो जाती है कि इंडिया के अंदर तो यूनियन गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को कर्टेल कर रही है, वो चीज़ बहुत मायने रखती है। तो ग्लोबली पीपल दे डू यू कैन से स्टडी ऑल दीज थिंग्स कि भाई हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, वो इस चीज़ को समझते हैं और देखते हैं वो। तो हमें बिल्कुल अपनी इमेज को लेके भी काम करना होता है, इसीलिए भी जो है यूनियन गवर्नमेंट थोड़ा सा डरती है कि अब फ्रीक्वेंटली प्रेसिडेंट रूल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्टबल बर्निंग को लेके देयर इज दिस न्यू फाइंडिंग। उन्होंने कहा कि भाई देखो, अभी तक आप सिर्फ स्टबल बर्निंग के ऊपर लगे हुए थे, तो दिल्ली में पोल्यूशन के ना बहुत सारे रीज़न हैं, ठीक है। तो कोई डायरेक्ट लिंक इनको मिला नहीं है कि भाई स्टबल बर्निंग ही दिल्ली की प्रॉब्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये नई स्टडीज़ ये कहती हैं कि ठीक है, हम ये मानते हैं कि स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स में डिक्लाइन हुआ है, लेकिन PM 2.5 कंसंट्रेशन वो तो वही की वही रह गई है। तो और ये PM 2.5 क्या है ना, ये कार्सिनोजेनिक भी होता है, कैंसर वैसी प्रॉब्लम भी करता है और ज़रूर आपके लंग्स को इन्फेक्ट करता है ये, ठीक है। सो दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है कि भाई इथेनॉल इंसिडेंट्स भी हैं। ओवर 80% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड्स नाउ हैव पाइप्ड वाटर कनेक्शंस शोकेसिंग प्रोग्रेस इन पब्लिक हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, बढ़िया हो रहा है सिस्टम, ओके। और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में उन्होंने कहा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ अकाउंट फॉर नियरली 90% ऑफ द फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स। अब वो सब भी हो रहा है यहाँ पे और उस वजह से भी जो है प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इन्होंने ओवरऑल चीज़ों को हाईलाइट किया है। इन्होंने कहा कि भी देखो, ये जो पूरा का पूरा जिसको हम प्रॉब्लम मान रहे हैं PM 2.5 कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, तो स्टडी ने ये कहा कि भाई नाइट टाइम के दौरान ज़्यादा ऐसा देखा गया। अब क्या रीज़न इन्होंने बताए हैं, तो इन्होंने रीज़न बताए कि भाई मेजर फैक्टर है 30%, वो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। जो दिल्ली की जनता है खुद वहाँ पे व्हीकल चला रही है, उस वजह से हो रहा है। और जो लोकल बायोमास जलाया जाता है सर्दी के टाइम के अंदर, अब देखो सब लोगों के पास जो है हीटर वगैरह नहीं है, तो वो क्या करते हैं, सूखी लकड़ियाँ जो है जो जला रहे हैं।
फिर हमारे यहाँ पे इसको भी परवाह नहीं करते कि भाई आपने सफाई की, सड़क पे पत्तों को जलाया, पत्तों को इकट्ठा किया और उसके बाद उसमें आग लगा दी. सो दैट इट सेल्फ इज अ प्रॉब्लम. देन दे हाईलाइट कंस्ट्रक्शन और रोड डस्ट रिस्पॉन्सिबल होती है, कुकिंग और इंडस्ट्री 5 to 7%. तो स्टबल बर्निंग सिर्फ 13% है. 13% सिर्फ नहीं होता, ठीक ठाक होता है, बट दे आर हाईलाइटिंग कि 13% कॉन्ट्रीब्यूशन स्टबल बर्निंग का है. और इन्होंने ये कहा कि आप गलत जगह एफर्ट मार रहे हो. इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कार्स दैट आर देयर ऑन रोड. उस वजह से जो है ये मेजर दिक्कत आती है. तो जब गवर्नमेंट इस चीज़ को समझ जाएगी, थोड़ी सिचुएशन इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी. दैट इज़ व्हाट दे आर पॉइंटिंग आउट. अब बात करते हैं यूक्रेन डील की. तो देखो यूक्रेन जो है उन्होंने कहा है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऐसी कोई बिहाइंड द डोर अगर कोई डील बना रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ट्रंप के साथ, तो वो चीज़ यूक्रेनियंस को एक्सेप्टेबल नहीं होगी. लेकिन अब बात यह है कि ये क्या है, सस्टेनेबल है. जेलेंस्की ही इज़ फाइटिंग दिस वॉर बिकॉज एट द बैक एंड यूएस एंड यूरोपियन यूनियन दे आर सपोर्टिंग यूक्रेन. और अगर ये सपोर्ट खत्म हो जाती है देन व्हाट. ठीक. दूसरी चीज़, यूरोप और यूएस भी डिवाइडेड है इस चीज़ को लेके. क्यों? मान लो ट्रंप कोई बैक डील करते हैं तो यूरोपियन यूनियन माइट नॉट सपोर्ट, यू कैन से यूनाइटेड स्टेट्स. ऐसा भी हो सकता है. ठीक है ना. जर्मन चांसलर के अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं इस वॉर को लेके. सो दिस इज व्हाट इज द पॉइंट. ओके, अब देखिए इस सवाल को, ये आपका प्रीलिम्स 2023 का सवाल है और यूक्रेन अक्सर न्यूज़ में रहता है तो हमें पता होना चाहिए यूक्रेन के क्या क्या नेबरिंग कंट्रीज हैं. तो अच्छा, ये आपको ध्यान देना है. अब जैसे अभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो न्यूज़ में है तो यू शुड बी नोइंग अबाउट द डेमोक्रेटिक और सॉरी द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ डीआरसी. और ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से नेबरिंग कंट्रीज हैं. हम एंगेजिंग सेशन रखते हैं ना कि आप इसको सुन रहे हैं तो आप इसको कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी. बहुत बार न्यूज़ में आ गया ना, अब तो मतलब 5वां-6वां दिन है जब उसी को लेके बात चल रही है, M23 रिबेल हो रही है और वो. ठीक है, तो आप इसको बताइए कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं. तो यूक्रेन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोल्डोवा इज़ देयर, बेलारूस इज़ देयर, रशिया इज़ ऑब्वियसली देयर. ओके, पोलैंड है यहाँ पे, तो स्लोवाकिया है, हंगरी है, देन रोमानिया इज़ देयर, बुल्गारिया इज़ नॉट देयर. बुल्गारिया दूर पड़ता है. ठीक है, ये आप देख सकते हो, उसके बीच में तो रोमानिया आ गया. तो ये चीज़ है. लेकिन फिर आपको ब्लैक सी वाले भी याद रखने हैं, तो दोनों ही याद रखना जब कर रहे हो इस टाइप का क्वेश्चन. हंगरी इज़ देयर. ओके, देन दे आर टॉकिंग अबाउट लिथुआनिया. कहीं नहीं दिख रहा, लिथुआनिया भी नहीं है. चेक रिपब्लिक नहीं है यहाँ पे. लातविया, तो लातविया इज ऑल्सो नॉट विजिबल. रोमानिया इज देयर, रोमानिया है, हाँ रोमानिया है. तो आउट ऑफ दीज ओनली 2, दोनों जो हैं सिर्फ आपके यहाँ पे ये बॉर्डर बना रहे हैं. ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे डू आस्क, वन शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो इसी की हमें तैयारी करनी होती है. ठीक है जी. तो एक बार देख लेते हैं कुछ छूट तो नहीं गया यहाँ पे. तो वी हैव कवर्ड दिस एस्पेक्ट हेयर. पॉलिटिकल न्यूज़ वी वॉन्ट बी कवरिंग, इसको हम कवर करेंगे ही नहीं. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, सो इंडिया यूएस अप डीलिंग इन अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस. ओके फाइन. देखो ये MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन है. ये बहुत बढ़िया ड्रोन है अगर हमें मिलता है तो. बट द पॉइंट इज दिस, हमारा पूरा गेम डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे होना चाहिए. ठीक है. अब ये चीज़ ज़रूरी है, इसके बिना आप कभी भी ग्लोबल पावर बन नहीं सकते. इफ़ यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर दीज इम्पोर्ट्स, आप बिल्कुल नहीं बन सकते हो. ठीक. सो दैट इज़ द की लेसन दैट वन हैज़ टू अंडरस्टैंड. उसको समझना ज़रूरी है यहाँ पे, मोर और लेस. सो F-35 और यहाँ पे Su-57 उसको लेके डिबेट है. ठीक है, कौन सा अच्छा प्लेन है, कौन सा ख़राब प्लेन है. तो जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, देखो ये बहुत बार न्यूज़ में आ गया M-23 रिबेलियन जो वहाँ पे चल रही है. तो इसलिए मैप देखना ज़रूरी है, काफ़ी आपको इंसाइट मिलेगा वहाँ पे. स्टबल बर्निंग वी ऑलरेडी कवर्ड, हमने अच्छे से कवर कर लिया स्टबल बर्निंग को. एंड मोर और लेस थिंग्स आर डन, चीज़ें कर ही ली हैं हमने. ओके, सो दैट हैज़ बीन द पॉइंट. अब देखो अगेन दिस M-23 रिबेल इज इन न्यूज़. तो ये कॉन्गो के अलग दूसरा सिटी भी इन्होंने अब अपने कब्जे में ले लिया है. तो दैट हैज़ बिकम अ मेजर चैलेंज. तो हमें पता होना चाहिए ना कि वहाँ पे क्या उसके आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं. दैट इज़ व्हाट इज़ आई एम सजेस्टिंग हियर. तो ये था आपका आज का सेशन. थैंक यू वेरी मच.